अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है हुंड्स रूल के बारे में। अब क्या है कि जनाब के हुंड्स रूल से हम पता करेंगे कि ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम जो है वो कैसे मालूम की जा सकती है। इससे पहले पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे थी डिफरेंट। जो आप मोर देन वन आपके पास ऐसे एटम जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेल और सब शेल के अंदर। तो अब इसकी जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि बुनियादी तौर पे कि आपके पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन आती है उससे यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में वो आपके पास यानी एक तरह से मुश्किल बन रही थी। तो बहुत सारे रूल्स और आपके पास बनाए गए ताकि इस क्वांटाइजेशन यानी ऐसे एटम्स की क्वांटाइजेशन को समझा जा सके। तो सबसे बेस्ट रूल था वो हुंड्स रूल था 1925 में। आपके पास जर्मन फिजिसिस्ट ने आपको इसे बताया और बुनियादी तौर पे उसकी जो एक्सपर्टीज थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और एटम और मॉलिक्यूल्स में। तो अब हम इस रूल को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि आपके सब शेल किस कानून के तहत फिल होते हैं। ये सादा वन लाइनर एक चीज है। तो तीन रूल है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले रूल नंबर वन ओबे होना चाहिए, जब वो हो जाएगा फिर रूल नंबर टू को ओबे करवाएंगे, जब रूल नंबर टू ओबे हो जाएगा फिर रूल नंबर थ्री पे जाएंगे। बात समझ गए? तो सबसे पहले रूल नंबर वन क्या है कि जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है। और इस दौरान पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आपने ओबे करना है यानी उसे वायलेट नहीं होने देना। तो अब आपके पास जितनी ज्यादा एस की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। स्टेबल होने का मतलब उतना ज्यादा ग्राउंड स्टेट में होगा। स्टेबिलिटी कम होती जाएगी अगर आपका एस की वैल्यू कम होगी। अब ये बात याद रखनी है आपने। आगे फर्स्ट रूल का मतलब क्या है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं एम्प्टी ऑर्बिट में, अब वो पेयर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो कहता है ना कि एक में पेयर होने चाहिए। तो वो पेयर होने से पहले इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो वो रिपेल करने से क्या होगा कि आपकी रिपल्शन को कम करने के लिए वो अपने अपने ऑर्बिट में चले जाएंगे यानी शेयरिंग की बजाय हर एक अलग अलग हो जाएगा दूसरे से। जैसे आप इस मामले में देख सकते हैं 3p2 देखो। तो वो आपके पास इस तरीके से एक ही सब शेल में दो नहीं होंगे बल्कि वो अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। तो अब आपके पास इसका मतलब कि ये अरेंजमेंट ऐसा होगा इसमें एनर्जी लेस होगी और ये ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर मैं सादा लफ्जों में फिजिक्स में समझाऊं कि भाई अगर आपने एक ही सब शेल में उनको रखना है तो वो रिपेल करेंगे। रिपेल करने के इसका ना आपको उस पर एनर्जी दे के डालना पड़ेगा। उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी बजाय इसके कि एक एक सब शेल में चले जाए एक दूसरा सब शेल में चला जाए। तो इस तरीके से वो अलग अलग होंगे और उनकी एनर्जी कम होगी। तो ये मिनिमाइज आपके पास बेसिकली समझ आ गई आपको कि अगर वो इकट्ठे होंगे तो जाहिर है वो रिपेल कर रहे होंगे तो उनको इकट्ठा रखने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो आपके पास इसका ना एक्साइटेड स्टेट पे होंगे। हमें तो ग्राउंड स्टेट को चेक करना है। तो ये बेसिक अप्रोच है, ये बेसिक थीम है इस रूल का कि भाई जितनी एनर्जी कम उतना ज्यादा स्टेबल। और स्टेबिलिटी अब आपको पता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने भी बताया कि वो इलेक्ट्रॉन जो सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिट में होते हैं वो लेस इफेक्टिवली न्यूक्लियस से यानी शील्ड होते हैं। तो अब ये एक बेसिक अप्रोच आ गई। अब इसका मतलब पहला पॉइंट आपके जेहन में आ गया, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। आगे चलते हैं। जब ये रूल वेरीफाई हो गया कि आपने रूल नंबर वन हो गया इसकी वैल्यू ज्यादा है तो फिर एल की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है। अब आपने उस एस के लिए जिसकी वैल्यू आपने ज्यादा मैक्सिमम ले ली थी आपको लार्जेस्ट वैल्यू एल लेनी है ताकि मोस्ट स्टेबल हो सके। फिर रूल नंबर थ्री। अब आपकी दो बातें तो हो चुकी हैं तय। तो आपने वो जो सब शेल है जिसमें आपके पास लेस फुल है एफ से, तो जे आपके पास क्या होना चाहिए? मिनिमाइज्ड होना चाहिए। मतलब मैं आपको सादा लफ्जों में बताता हूं कि अगर आपने एल और एस की वो वैल्यूज ले ली जो एस भी मैक्सिमम एल भी मैक्सिमम, तो ऐसा सब शेल जो हाफ फील्ड है उसमें आपने जे की वो वैल्यू लेनी है जो स्मॉलेस्ट होगी। जैसे लिखा ना जे शुड बी मिनिमाइज्ड, तो जे की वैल्यू कम वाली लेनी है स्टेबल में यानी स्टेबल वो होगी ओरिएंटेशन, वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी जिसमें जे स्मॉलेस्ट होगा। तो वो आपके पास तब होगा अगर सब शेल हाफ फिल्ड हो।
अगर सब शेल हाफ से ज्यादा फील्ड हो तो तब आपने जे की वो वैल्यू लेनी है जो मैक्सिमम होगी, लार्जेस्ट होगी स्टेबिलिटी के लिए। तो अब ये जो तीन आपने रूल पढ़े हैं ना, रूल 1, रूल 2, रूल 3, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको फौरन क्लियर हो जाए सके। सवाल आ सकता है कि भाई मोस्ट स्टेबल स्टेट बताओ D3 की। अब आपने सबसे पहले तो माइक्रो स्टेट बतानी है कि कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो वो D3 कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला हो जाएगा एन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन क्या है हम जानते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो वो आपने 10 फैक्टोरियल लिख दिया। अब आप चूंकि D3 की बात कर रहे हैं तो आर की जगह 3 आ जाएगा, तो ये 120। तो इसका मतलब 120 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पॉसिबल्स हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह सब शेल्स के अंदर अपने आप को 120 पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं। मगर उनमें से सिर्फ एक ही स्टेबल स्टेट पे होगा, ग्राउंड स्टेट पे होगा। अब वो मैं जरा चेक करता हूं कि कैसे निकालूंगा। ये मैंने वो 120 का एक तरह से चार्ट निकाला है, -2, -1, 0, 1, 2 के साथ। आप जो अप देख रहे हैं वो अपवर्ड है, डाउन वाले डाउन स्पिन है। अच्छा जी, लेट्स से मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रख रहा हूँ, अरेंजमेंट रख रहा हूँ, तो जिसमें 1 के अंदर आपके 2 में आप देख सकते हो एक पेयर है, 1 में एक अनपेयर है। तो आप सबसे पहले आपने स्पिन निकालना है। जैसे मैंने कहा था ना, सबसे पहले क्या देखना है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो मैं वो निकाल रहा हूं एस। तो उसका फार्मूला आपने जेन में कैसे रखना है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। इस कॉन्फ़िगरेशन में देखो, इस अरेंजमेंट में देखो, एक अनपेयर है तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे एंगुलर क्वांटम नंबर चाहिए, तो वो उसके लिए क्या होता है, अब देखो दो वाली जो स्टेट है इसमें दो है, तो दो और दो चार, और एक वाले में एक है तो पांच। तो टोटल एल की वैल्यू 5 होगी। जब एल की वैल्यू 5 होगी तो वो किस में आ जाएगा, एच में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 5H लिखा है। ठीक है, 5 आपको समझ आ गया, दो, दो चार और एक पांच। तो क्योंकि ये दो वाली स्टेट में है तो अब आपके पास एल की वैल्यू 5 आ गई। अब आपने जे निकालना है। जे एल प्लस एस और एल माइनस एस के अंदर जितनी भी मुमकिनात वैल्यूज हैं वो सारी होंगी, यानी एक से ज्यादा वैल्यूज भी मुमकिनात हो सकती हैं। तो एल प्लस एस करोगे अगर तो 9 आपके पास 11/2 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 9/2 आ जाएगा। 9/2 और 11/2 के दरमियान में कुछ नहीं होता, तो इसलिए मैंने ये सिर्फ दो स्टेट लिखी हैं। अब एक कंसेप्ट है मल्टीप्लिसिटी का, नंबर ऑफ अनपेयर्ड प्लस 1। तो ये मैंने 2 लिख दिया। बुनियादी तौर पे जो स्टेबिलिटी है ना वो हम इससे निकालेंगे। वैसे तो ये तीनों रूल है, मैं इससे भी समझाऊंगा, मगर वन लाइनर इससे भी समझाया जा सकता है। अच्छा, तो अब ये एक मामला आपने देख लिया। अब मैं ये फार्मूले आगे नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा। अब आपको पता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है, एल कैसे निकालना है, जे कैसे निकालना है। पहला अगला केस 2 देखो, अगर आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन ओरिएंटेशन आ जाती 1 1 1, तीनों अनपेयर हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर 3 डिवाइडेड बाई 2, एस की वैल्यू आ गई। अब आपने एल निकालना है, तो जनाब -1 0, तो एल जीरो हो जाएगा। एल जीरो होने का मतलब एस आ जाएगा आपके पास, तो मैंने L0S लिख दिया। ठीक है, अब आपने J निकालना है तो आपने इसको माइनस कर लेना है, तो वो 3/2 की ही स्टेट एक आएगी आपके पास। ठीक है, और मल्टीप्लिसिटी आपको मैंने बताया नंबर ऑफ अनपेयर्ड प्लस 1, तो ये 4 आ जाएगी आपके पास। अब आपके पास केस 3 में अगर आप ये कॉन्फ़िगर ओरिएंटेशन देखो 0 1 2 की, तो अब आप देखोगे अनपेयर्ड 3 है, 2 आ जाएगा, इन तीनों को 3 आ जाएगा, तो L की वैल्यू 3 में क्या आता है, F आ जाता है, तो मैंने 3F लिख दिया आपके पास। फिर जे की वैल्यू जितनी पॉसिबल वैल्यूज है इनको प्लस माइनस करेंगे हम, 3/2 में से 3 ऐड करेंगे, 3/2 में से 3 माइनस करेंगे, तो जितनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन वो आपके सामने ये लिख दी। मल्टीप्लिसिटी इसकी भी कितनी बनेगी 4, क्योंकि 3 अनपेयर है प्लस 1। और फिर अगला एक और मिसाल देख लो, अगर ये आती है आपके पास, तो इसमें क्या है, स्पिन कैसे निकालेंगे, एक ही अनपेयर है तो 1/2 आ जाएगा। इसको देखो तो ये 1 + 1 2 आता है, तो 2D में मैंने लिख दिया। जे की पॉसिबल वैल्यूज लिख दी, मल्टीप्लिसिटी आपके पास 2 है। अब जरा गौर करो, मैं बता तो पहले मल्टीप्लिसिटी देख ले। जितनी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी ना उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। ये तो अब आपके पास एक कंसेप्ट आ गया। तो इसका मतलब 4 केस मैंने बताए, उनमें से 2 ही ऐसे हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब अब इन दो में से कौन सी मुमकिनात है, तो वो चीज देखने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा अपने रूल्स पे। एस की वैल्यू ज्यादा किसकी है, तो वो देखते हैं एस की वैल्यू। तो दोनों केस 2 और केस 3 में एस की वैल्यू सेम है, ठीक होगी बात। फिर एल की वैल्यू, अगला केस
किसकी वैल्यू थी केस 2 में, एल की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो एल की वैल्यू इसमें से किसकी मैक्सिमम है, तो जाहिर सी बात है केस 3 की एल की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसका मतलब केस 3 मोर स्टेबल आपके पास सिचुएशन आ जाएगी। अब इसमें जे, अब आपको जे के क्या बताया था कि अगर आपका शेल हाफ फिल्ड है तो आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ जे लेनी है, तो इसमें देखो जरा आप केस 3 में कि आपका ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो आप इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू उठाओगे तो वो 3/2 आ जाएगी, जे की वैल्यू कितनी लेंगे 3/2 लेंगे इस मामले में। तो इस तरीके से आपने डिफाइन करना है कि मोर स्टेबल आपके पास जो D3 में जो ओरिएंटेशन आएगी वो कौन सी आएगी। तो इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये भी, अब ये चीज होगी पॉलीक्लिनिकल प्रिंसिपल हो गया, तो हम इसकी बुनियाद पे अब स्पिन और आपके पास जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन है उसको समझेंगे। ठीक है जनाब, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।